हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे साइंस के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मानव शरीर के बारे में, यानी ह्यूमन बॉडी के बारे में। ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चंस आज के क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। साथ ही साथ रिविजन करने के लिए इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्रत्येक प्रश्न को हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा। वीडियो को अंत तक देखिए और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की रचना से संबंधित निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो मानव शरीर की रचना से संबंधित चलिए देखते हैं कौन सा क्रम सही है। सबसे पहले कोशिकाएं बनती हैं, यानी सेल्स। सबसे पहले सेल्स बनता है। बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज का निर्माण करते हैं। टिश्यूज यानी ऊतक। ऊतक से अंग का निर्माण होता है। ऑर्गन। ऑर्गन से ऑर्गन प्रणाली यानी अंग प्रणाली बनती है। ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। और फाइनली क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म, यानी एक जीव का निर्माण हो जाता है। ऑर्गेनिज्म। तो मानव शरीर की रचना से संबंधित यही सही क्रम है। कोशिकाएं, ऊतक, अंग, अंग प्रणाली और जीव। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। ऑप्शन सी राइट आंसर। स्टेपीज जो कि कान में पाई जाती है। कान में कुल 3 हड्डियां पाई जाती हैं, इनकस, मैलियस और स्टेपीज। ठीक है। स्टेपीज को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे स्टीरप भी कहा जाता है। स्टेपीज को स्टीरप भी कहा जाता है। तो ये दोनों शब्द याद रखने हैं। इनकस को निहाई कहा जाता है। इनकस को निहाई कहा जाता है। मैलियस को हथौड़ा कहा जाता है, क्योंकि यह हथौड़ा जैसा दिखता है। और स्टेपीज को स्टीरप कहा जाता है। तो स्टेपीज या स्टीरप ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का नाम है मैंडिबल, यानी जबड़े की हड्डी। ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये खोपड़ी है। ये नीचे की तरफ जो होता है ना, ये जबड़े की हड्डी, इसे कहा जाता है मैंडिबल कहा जाता है। ये मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव खोपड़ी की एकमात्र चलने वाली हड्डी का नाम बताइए। तो मैंडिबल याद रखिएगा। हम लोग खाना खाते हैं या फिर बात करते हैं तो फिर ये जबड़े की हड्डी जो मूवमेंट करती है, हिलता है ये। तो मानव खोपड़ी की एकमात्र चलने वाली हड्डी का नाम है मैंडिबल, यानी जबड़े की हड्डी। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी अभी हमने पढ़ा, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो कि कान में पाई जाती है। वहीं मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर। फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो देखिए, जांघ में पाई जाती है। रेड कलर में ये जो हड्डी है, यही है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, फीमर। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सबसे कठोर तत्व का नाम है इनेमल। इनेमल कहाँ पाया जाता है? दांत में। दांत के ऊपरी हिस्से में ये जो वाइट कलर का आप देख रहे हैं, यही है इनेमल, जो कि मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व है। अभी हमने पढ़ा मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी। तो मजबूत हड्डी पूछे तो जबड़े की हड्डी मैंडिबल, और सबसे कठोर तत्व पूछे तो ये है इनेमल, जो कि दांत के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। नेक्स्ट, जन्म के समय मानव के शरीर में लगभग कितनी हड्डियाँ होती हैं? जन्म के समय 270 से 300 के बीच में हड्डियाँ होती हैं। केवल 300 लिखा रहे तो उसे आप सही कर देना। ठीक है। तो 270 से 300 के बीच में हड्डियाँ होती है पैदा होने के समय में किसी भी शिशु के अंदर। ठीक है। वहीं एक वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या होती है 206। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 22। कुल हड्डियों की संख्या होती है 22। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है। मानव खोपड़ी में कपाल आता है। कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8। और चेहरे में हड्डियों की संख्या होती है 14। तो कुल कितनी हो गई? 22। तो मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या 22 है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका का नाम है डिंब कोशिका, यानी अंडाणु, जो कि फीमेल में पाया जाता है। डिंब कोशिका। अंडाणु जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है।
मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछे तो तंत्रिका तंत्र ध्यान रखिएगा, ठीक है। तंत्रिका तंत्र सबसे लंबी कोशिका है और सबसे बड़ी कोशिका है डिंब कोशिका अंडाणु यानी ओवम। इन्फीरियर नेसल कॉन्का नामक हड्डी शरीर के किस भाग में पाई जाती है? इमेज देखें हैं तो आप सभी को पता चल गया होगा, चेहरे में पाई जाती है इन्फीरियर नेसल कॉन्का, ठीक है। नाक गुहा के भीतर ये पाया जाता है, ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, यही है इन्फीरियर नेसल कॉन्का। ये हड्डी का नाम है जो कि चेहरे में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। इसे अवर नासा शंख भी कहा जाता है। इन्फीरियर नेसल कॉन्का को हिंदी में अवर नासा शंख भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अक्षीय कंकाल किसे कहा जाता है? तो अक्षीय कंकाल कहा जाता है रीढ़, छाती और सिर को। देखिए ये कलरफुल जो आप देख रहे हैं तो यही है रीढ़, छाती और सिर की जो हड्डियां हैं इन्हें अक्षीय कंकाल कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, एक्सियल स्केलेटन। मानव सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव सौंदर्य के अध्ययन को कहा जाता है कैलोलॉजी, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, उपांगी कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी हड्डियां होती हैं? 126 हड्डियां होती हैं। उपांगी कंकाल किसे कहा जाता है? तो हाथ, पैर, कंधा और कूल्हे की हड्डी को उपांगी कंकाल कहा जाता है। ये भी याद रखिए, इनमें कुल हड्डियों की संख्या होती है 126। जीवन की भौतिक इकाई किसे कहा जाता है? जीवन की भौतिक इकाई कहा जाता है जीव द्रव्य को यानी प्रोटोप्लाज्म को जीवन की भौतिक इकाई कहा जाता है। जीव द्रव्य कहाँ पाया जाता है? कोशिका में। कोशिका का एटम बम यानी कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है। लाइसोसोम जो कि कोशिका के भीतर होता है इसे कोशिका का एटम बम या फिर कोशिका की आत्महत्या थैली भी कहा जाता है, ठीक है। ये कोशिका के भीतर सफाई का काम भी करता है। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि कोशिका के भीतर सफाई का काम कौन करता है तो ये है लाइसोसोम, ठीक है। राइबोसोम जो है, लाइसोसोम राइबोसोम में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को और कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है लाइसोसोम को, ठीक है। नेक्स्ट, एस्ट्रोजन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? अंडाशय के द्वारा। अंडाशय महिलाओं में पाया जाता है यानी ओवरी, ठीक है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? अंडाशय के द्वारा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डैश द्वारा स्रावित होता है? वृषण द्वारा यानी टेस्टिक्स द्वारा, ठीक है। वृषण केवल पुरुषों में पाया जाता है तो वृषण द्वारा ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। टेट्राआइडोथायरोनिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो थायराइड ग्रंथि, देखिए ये गर्दन में पाया जाता है थायराइड ग्लैंड, इसके द्वारा ही टेट्राआयोडाइथोरिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। एड्रेनलिन हार्मोन डैश द्वारा स्रावित होता है? एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है, ये स्रावित होता है अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? किडनी, मानव के शरीर में 2 किडनी होती है, देखिए एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। किडनी के ही जस्ट ऊपर होता है एड्रेनलिन ग्रंथि यानी अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। तो इसी ग्रंथि द्वारा एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो अधिवृक्क ग्रंथि को इंग्लिश में एड्रेनल ग्लैंड कहा जाता है, इसी के द्वारा एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ट्रिप्सिन एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय के द्वारा। अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, आप ये जो देख रहे हैं यही है पैनक्रियाज, इसी के द्वारा ट्रिप्सिन एंजाइम स्रावित होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। ट्रिप्सिन एंजाइम का काम क्या होता है? प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम होता है ट्रिप्सिन एंजाइम का, ठीक है। और ये एंजाइम जो है अग्नाशय से रिलीज होकर ये छोटी आंत में भी चला जाता है, ठीक है।
तो ट्रिप्सिन एंजाइम अगर क्वेश्चन पूछे कि कहाँ पाया जाता है, तो अग्नाशय में, अग्नाशय से स्रावित होता है और ये छोटी आंत में जाता है, तो छोटी आंत में भी ये पाया जाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। इसका स्वाद कैसा होगा? क्षारीय होगा, क्षारीय। ठीक है, पीएच के वैल्यू के लिए आप जानते हैं 1 से 7, फिर लास्ट में 14। 1 से 7 के बीच में अगर है, 1 से 7 से पहले 1 से 6 बोलिए, ठीक है, तो ये अम्लीय स्वाद वाला होता है। 7 तो न्यूट्रल हो गया, ठीक है, उदासीन। 7 से ऊपर 8 से लेकर 14 तक अगर है तो फिर वो उसका स्वाद क्षारीय होता है। ठीक है, तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यानी स्वाद में कैसा होगा? क्षारीय होगा। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में, यानी बोन मैरो में। ठीक है, ये जो हड्डी आप देख रहे हैं, हड्डियों में ही बोन मैरो होता है। बोन मैरो में ही आरबीसी का निर्माण होता है, रेड ब्लड सेल। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया प्रमुख रूप से कहाँ पर होती है? तो देखिए, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण जो है बहुत सारे पार्ट में होता है, लेकिन प्रमुख रूप से वृक्क में, यानी किडनी में ये शुद्ध होता है रक्त। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में, टांगों में। ये रेड कलर में आप देख रहे हैं, ये टिबिया हड्डी है, ये टांग में पाई जाती है। और जांग में जो पाई जाती है ये फीमर है, इसका नाम है फीमर। फीमर जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। वृद्धावस्था में मानव की हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, तो देखिए, ये है नॉर्मल बोन और ये है ऑस्टियोपोरोसिस से जो ग्रसित है उनका बोन। ठीक है, कैल्शियम काफ़ी कम हो जाता है वृद्धावस्था में, तो हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, इसे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। अस्थि में, यानी हड्डी में कौन सा लौंड सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये है कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में जो लौंड पाया जाता है, इसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट। अस्थियों और पेशियों, यानी बोन्स और मसल्स को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? तो ये है टेंडन। टेंडन जो है ये बोन्स और मसल्स, ये दोनों को आपस में जोड़े रखता है, तो उसे कहा जाता है टेंडन। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत। कुल दांतों की संख्या 32 होती है, जिसमें से 20 दांत जो हैं ये 2 बार विकसित होते हैं। बाकी 12 दांत जो हैं फिक्स होते हैं, एक ही बार जीवन काल में उगते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है छोटी आंत में संपन्न होता है। और मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से आरंभ हो जाती है? तो मुख से, यानी मुंह से ही। जब हम भोजन को मुंह में डालते हैं तो मुंह से ही पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। मलाशय के शीर्ष पर डैश होता है जो गुदा को खोलने और बंद करने में मदद करता है। तो ये है इलियोसिकल वाल्व। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, देखिए, मानव शरीर में ज़रूरत से अधिक कैल्शियम बढ़ जाने पर ये डैमेज हो जाता है। इलियोसिकल वाल्व जो है ये डैमेज हो जाता है। उसके स्थान पर सुअर का वाल्व लगाया जाता है और इस विधि को क्या कहा जाता है? जीनोग्राफ्टिंग। ध्यान रखिएगा, जीनोग्राफ्टिंग कहा जाता है। ठीक है, तो मानव शरीर में जब भी कैल्शियम बढ़ जाता है तो इलियोसिकल वाल्व जो मलाशय के शीर्ष पर होता है और ये गुदा के खुलने और बंद करने में मदद करता है, ये खराब हो जाता है। इसके स्थान पर जो है सुअर का वाल्व लगाया जाता है और इस विधि को जीनोग्राफ्टिंग कहा जाता है। ध्यान रखिए। एक वयस्क मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो ये लगभग 30 फीट लंबी होती है। कहीं कहीं 32 फीट भी लिखा रहता है, तो लगभग है तो 30 फीट या 30, 31, 32 आसपास में जो ऑप्शन दे उसे सही कर देना आप। मुख में मंड, यानी मुंह में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन द्वारा। टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? मुंह में पाया जाता है। ठीक है, इसी के द्वारा स्टार्च
जो होता है मंड, उसका शर्करा में पाचन किया जाता है। डैश मानव शरीर में एक अर्धविकसित अंग है, कौन सा? तो ये है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो होता है वो बड़ी आंत जो होती है, बड़ी आंत उसके लास्ट छोर पे होता है, एक छोटा पतला सा होता है, यही है अपेंडिक्स। इसका मानव शरीर में कोई काम ही नहीं है, इसलिए इसे मानव शरीर में एक अर्धविकसित अंग कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अपेंडिक्स अगर बढ़ने लगता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो बहुत सारे लोग जो अपेंडिक्स को निकलवा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो ये है एमाइलेज। एमाइलेज ऐसा एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है, एमाइलेज एंजाइम जो है ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। मानव शरीर में दुग्ध प्रोटीन को पचाने का काम कौन सा एंजाइम करता है? तो ये है रेनिन एंजाइम। ठीक है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने का काम करता है रेनिन नामक एंजाइम। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है एमाइलेज, ये मुंह में होता है एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, टाइलिन और एमाइलेज जो है मुख में पाए जाते हैं। एमाइलेज एंजाइम जो है ये अग्नाशय में भी पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एमाइलेज मुख में और अग्नाशय में पाया जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार जो है एमाइलेज सही होगा, अगर टाइलिन रहता तो टाइलिन भी सही होता। ठीक है, मानव के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मानव के लार में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी मुख्य रूप से आवश्यकता होती है? एंजाइम की आवश्यकता होती है, पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। मानव के मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो मुंह में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मुख से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, भोजन का रक्त द्वारा सबसे अधिक अवशोषण जो किया जाता है छोटी आंत में ही किया जाता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो ये है लीवर। ठीक है, जो हम लोग भोजन खाते हैं अगर उसमें कोई विषैला पदार्थ है, कुछ ऐसा विषाक्त पदार्थ है, तो उसका चूषण कौन करता है? लीवर। ऑप्शन बी राइट आंसर, लीवर यानी यकृत। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 13 से लेकर 20 दिन के बीच में। ठीक है, लगभग 13 से लेकर 20 दिन के बीच में जीवन काल होता है WBC का। रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो है रक्त लाल दिखाई देता है। श्वेत रक्त कण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट ब्लड सेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि आरबीसी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा यही है कि लाल रक्त कण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन डी। मानव शरीर में तापमान को कौन नियंत्रित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? तो ये मानव के मस्तिष्क में पाया जाता है, यही है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो मानव शरीर में तापमान को ये नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा भूख, प्यास, नींद को भी ये नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ये है जिसका ब्लड ग्रुप O होता है, ये सर्वदाता रक्त समूह वाला व्यक्ति होता है, यानी किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, क्योंकि O ग्रुप वाला जो व्यक्ति होता है, वो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, उसके ब्लड में एंटीजन नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? एंटीजन नहीं पाया जाता है। सर्वग्राही रक्त यानी यूनिवर्सल रेसिपिएंट समूह कौन सा है?
तो ये है ए बी, ठीक है। ए बी वाला व्यक्ति जो है किसी का भी ब्लड ले सकता है। ओ ग्रुप वाला व्यक्ति किसी को भी दे सकता है। ए बी वाला व्यक्ति जो है किसी का भी ब्लड ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, आरबीसी का कब्रिस्तान या ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है, यानी स्प्लीन, स्प्लीन, ठीक है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है या फिर ब्लड बैंक। पाचन की क्रिया में प्रोटीन अंतिम रूप से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अंतिम रूप से अमीनो अम्ल, ठीक है। पाचन की क्रिया में प्रोटीन जो है अंतिम रूप से अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं, अमीनो एसिड। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो ये है लीवर, ठीक है। लीवर में कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहता है। तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में जमा रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। कहाँ पर? लीवर में, यानी यकृत में। पित्त किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? बाइल। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लीवर के द्वारा, यानी यकृत के द्वारा पित्त स्रावित होता है। नेक्स्ट, पित्त का क्या कार्य है, यानी बाइल का क्या कार्य है? वसा का पाइसीकरण यानी इमल्सीकरण करना। ऑप्शन सी राइट आंसर है। फैट का इमल्सीकरण करना ही मुख्य कार्य है पित्त का। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये है लीवर। लीवर को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है, केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है लीवर को, क्योंकि बहुत सारे किस्म के केमिकल रिलीज होते हैं लीवर द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, यानी स्किन। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन पूछे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? आंतरिक अंग पूछेगा तो लीवर, यानी यकृत। शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरियस मांसपेशी है। यह कहाँ पाई जाती है? तो ये जांघ में पाई जाती है, ठीक है। सार्टोरियस मांसपेशी जो है ये जांघ में पाई जाती है, जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि इसे मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मानव शरीर के अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करने का काम करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। आमतौर पर मानव में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? 12 जोड़ी, ठीक है। क्वेश्चन पूछे कि आमतौर पर मानव में कितनी पसलियां पाई जाती हैं? तो आमतौर पर 24 पसलियां पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी हुई? 12 जोड़ी। ऑप्शन सी। एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती हैं? एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती हैं? 640। ऑप्शन डी। यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे हेपेटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन सी। मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर्स होते हैं मानव हार्ट में, मानव के दिल में। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा है, 46 होती है। अगर कितनी जोड़ी पूछता तो 23, ठीक है। मानव शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, संख्या पूछे तो 46। मानव शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ग्लूकोज के रूप में। ऑप्शन ए। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। ऑप्शन डी राइट आंसर। कब? 1901 ईस्वी में इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ठीक है। इसी के लिए 1930 में कार्ल लैंडस्टेनर को नोबेल प्राइज दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। मानव शरीर में 10 तरह के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने तरह के? 20 तरह के, ठीक है। इसमें से सबसे ज़्यादा 9 तरह के
जरूरी अम्ल होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए मानव शरीर में 20 तरह के अमीनो अम्ल होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जरूरी 9 तरह के होते हैं। दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच मान निम्न से कम हो जाता है। कितना से कम होता है तब? तो देखिए मुंह का पीएच मान जो है 5.5 से अगर कम होना शुरू होता है तो फिर दांतों की सड़न जो है शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक हड्डी रोग विकार नहीं है? तो ये है थैलीसीमिया। थैलीसीमिया जो है ये एक आनुवंशिक रक्त विकार है, ठीक है। ये हड्डी रोग विकार नहीं है। बाकी ये सारे के सारे बर्साइटिस, फाइब्रोमाइगिया और कफोसिस ये सारे हड्डी रोग विकार हैं। इसमें थैलीसीमिया जो है हड्डी रोग विकार नहीं है, बल्कि ये एक आनुवंशिक रक्त विकार है। नेक्स्ट, मानव मूत्र में दुर्गंध किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यूरिया की उपस्थिति के कारण मानव मूत्र में दुर्गंध होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन। तो ऑप्शन सी। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? टिश्यूज का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। मानव शरीर में टिश्यूज का निर्माण प्रोटीन से होता है। पेसमेकर का क्या कार्य है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेसमेकर का काम होता है। जिनके दिल की धड़कन रुकने लगती है, सही से काम नहीं करता है, ऑपरेशन करके एक पेसमेकर लगाया जाता है, आर्टिफिशियल पेसमेकर, ठीक है, जो कि दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का काम करता है। सोते समय बीपी में क्या परिवर्तन होता है? ब्लड प्रेशर में क्या परिवर्तन होता है? तो घटता है। सोते समय बीपी घटने लगता है, ठीक है। लव डव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लव डव जो है ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो हृदय, ठीक है। हृदय की जो क्रिया होती है, अप डाउन जो करता है, लव डव की आवाज़ आती है, इसलिए लव डव ध्वनि जो है हृदय में बनती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये है पित्त रस और अग्नाशयी रस। ये दोनों रस जो हैं वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक है? ब्लड कोगुलेशन में सहायक है? कौन? तो ये है विटामिन के। ऑप्शन बी राइट आंसर। रक्त स्कंदन यानी रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक है? विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनिन। कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? कोशिका का बिजली घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाया जाता है, तो कोशिका का बिजली घर कहा जाता है यानी पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो ये है सेरेब्रम। ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। इसे हिंदी में प्रमस्तिष्क बोलते हैं। प्रमस्तिष्क, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। तो सेरेब्रम आप देख सकते हैं, ये पूरा वाला भाग जो ये सेरेब्रम है, पीछे ये सेरेबेलम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, शरीर की विशालतम धमनी का क्या नाम है? तो शरीर की सबसे विशालतम आर्टरी का नाम है एओर्टा। ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। रक्त में निम्न में से कौन सी धातु पाई जाती है? कौन सा मेटल पाया जाता है रक्त में? तो ये है लोहा, ठीक है। आयरन पाया जाता है। लोहा की कमी से ही एनीमिया रोग होता है, ठीक है। आरबीसी में लोहा की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे डायलिसिस कहा जाता है, ठीक है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। जिस व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है उस व्यक्ति को डायलिसिस पर रखा जाता है, क्योंकि किडनी जो है रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। किडनी ही खराब हो जाएगा तो रक्त शुद्ध नहीं हो पाएगा, उस व्यक्ति को डायलिसिस पर रखा जाता है। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? लोहा, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर।
हीमोग्लोबिन जो है रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त को फेफड़े से हृदय में ले जाती हैं? तो यह है फुफ्फुस शिरा यानी पल्मोनरी वेन। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल को लोहित कोशिकाएं या फिर लाल रक्त कणिका कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा ऑक्सीजन जो है कैरी किया जाता है। मानव शरीर में किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? तो मानव शरीर में देखिए हिपैरिन होता है, हिपैरिन के कारण ही शरीर के भीतर ब्लड नहीं जमता है। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो यह है WBC व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका। बाहर से किसी भी प्रकार का कोई भी जीवाणु, बैक्टीरिया या फिर कोई भी चीज़ शरीर के भीतर प्रवेश करता है तो ये उसे मार के भगा देता है, ठीक है। यानी ये रोग प्रतिरोधक के रूप में काम करता है WBC। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं? किसके द्वारा? लिम्फोसाइट के द्वारा, ठीक है। एंटीबॉडी का निर्माण जो है लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। इटाई रोग किसके कारण होता है? इटाई रोग जो है ये कैडमियम के कारण होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। 1960 के दशक में जापान में इटाई रोग पहली बार देखा गया था, ठीक है, जो कि कैडमियम के कारण होता है। मानव के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? कौन सी किस्म अधिक होती है? तो न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन डी। सर्वप्रथम RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? तो लैंड स्टीनर और विनर ने मिलकर, ये दोनों ने सबसे पहले RH फैक्टर का पता लगाया था, ठीक है। कब? 1940 में। लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज 1901 में की थी, ध्यान रखिए। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो AB, ठीक है। AB ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। O ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता है। रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत करीब 10% होता है? 55%। रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? 55%, ठीक है। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है? तो पिता का RH+ तथा माता का RH- होना। ऑप्शन डी। RH तत्वों के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो यह है RH+ पुरुष एवं RH- महिला, ठीक है। तो RH पॉजिटिव पुरुष और RH नेगेटिव महिला, ये दोनों विवाह करते हैं आपस में, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि पेट के अंदर ही शिशु की मृत्यु हो सकती है। मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? तो ये है सेरेबेलम, ठीक है। सेरेबेलम जो कि पिछले हिस्से में होता है, मस्तिष्क के पिछले हिस्से में पाया जाता है, ठीक है। तो यही मानव शरीर के आसन और संतुलन को ये बनाए रखने में मदद करता है। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने और भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? हाइपोथैलेमस में। ऑप्शन सी राइट आंसर। जहाँ पर भी भूख प्यास का बात चले वहाँ पे फट से हाइपोथैलेमस आपके दिमाग में आना चाहिए। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, कौन बुद्धि का केंद्र है? तो ये है सेरेब्रम, ठीक है। ऑप्शन सी। मानव द्वारा श्वसन के दौरान बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो मानव द्वारा श्वसन के दौरान जो वायु बाहर हम छोड़ते हैं, हवा को बाहर छोड़ते हैं, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 16.4%। ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 4.4% होता है, जो हम लोग बाहर हवा छोड़ते हैं, उसमें CO2 4.4% होता है और O2 होता है 16.4%। नेक्स्ट, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है।
इसे पावर हाउस भी कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस या फिर ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। हमारी ली हुई सांस की हवा में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? जब भी हम हवा अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है ये पूछ रहा है। 21%, ऑप्शन बी राइट आंसर। सांस लेने में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और 1% जो है अन्य गैसें जो हैं हमारे शरीर के भीतर जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब आप सभी के लिए क्विज है, लैंड स्टिनर ने ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। और दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।